Hi everyone, welcome to Adda School. So basically in this video session we people are gonna do the question answers of the chapter the third level which has been taken from the book Vistas. So in this video session we are covering the long answers questions. So in today's video I'll tell you that how you'll process your long answers writing, किस तरह का फॉर्मेट आपका होना चाहिए और किस तरीके से आप पूरी अपनी आंसर राइटिंग को करोगे और फिर जो आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले I'll tell you the format of the long answers questions. Remember this, always remember this. long answer question को आप कैसे करते हो? Okay? So let me write it first. कि आपका long answer question हमेशा 3 पार्ट में divided होना चाहिए. It should be in 3 parts. Okay? The first part should be the intro part. Okay? And the second part should be of the main core. And the third part would be of conclusion. Now how will you write it? अब इसको किस तरीके से आप लिखने वाले हो तो उसको हम लोग देखेंगे. इंट्रो पार्ट आपका या तो आपकी कनेक्टिविटी होगी आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग वाली लाइन आप ले सकते हो, कवर कर सकते हो, या फिर आप इसमें चैप्टर का रेफरेंस ले सकते हो कि दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सच एंड सच चैप्टर रिटन बाय द पोएट और द राइटर. राइट, उस चैप्टर के राइटर कौन है, तो इस तरीके से आप रेफरेंस ले सकते हो. और अगर आपको क्वेश्चन से रेफरेंस लेना है तो आपको पता है कि आप हेल्पिंग वर्ब छोड़ करके पूरा आंसर उठाते हो अपना क्वेश्चन से. सो यहाँ पे आप 2 रेफरेंसेस ले सकते हो. ईदर फ्रॉम द क्वेश्चन आप रेफरेंस ले सकते हो और दूसरा आप किससे रेफरेंस ले सकते हो, नेम ऑफ चैप्टर और पोम और द राइटर एंड द पोएट. मेन कोर में क्या चाहोगे, ऑल टोटल जो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ रखी है आपकी, राइट, जो रेफरेंस है आपका स्टोरी का और आपकी खुद की इमेजिनेशन आप इसमें ऐड करोगे. जो भी आपको थोड़ा बहुत याद हो स्टोरी से और जो भी आपका स्टोरी का रेफरेंस है वो आप यहाँ पे लोगे और फिर आप एक कंक्लूजन दोगे कि दैट इज व्हाई दिस and this thing is happening. So generally your answers conclusion would be like this, thus, right, that is why, therefore. इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को एंड करोगे. सो दिस शुड बी दी फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग आंसर्स राइटिंग. राइट, अब आप देखो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिया. क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? क्या आप सोचते हो कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एक जरिया था जिससे वो बच करके बाहर निकल सकता था अपनी आज के प्रेजेंट वर्ल्ड से? सो आप इसका आंसर दे सकते हो. क्वेश्चन का रेफरेंस अगर आप ले रहे हो तो आप अपने इंट्रो पार्ट में क्या लिखोगे, यस द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली. आप चाहें तो उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द चैप्टर द थर्ड लेवल विच इज रिटन बाय जैक फिनी. Got it? So this is the first line or the intro line of your question. So this is done. Now we'll move ahead and we'll look for the chapter's point of view. तो चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मेंशन है उसको हम लोग लिख देंगे. अब यहाँ पे वाई पूछ रहा है ना तो उसका रीज़न तो हमको चैप्टर में ही मिलेगा और हम थोड़ी सी अपनी ओन इमेजिनेशन भी राइट कर सकते हैं. तो अब चैप्टर में से हम लोग क्या लेंगे, हमें कौन कौन से जो चीज़ें हैं रेफरेंसेस हैं वो मिलती हैं कि क्यों चार्ली एस्केप करना चाहेगा, वो हम मेंशन कर देंगे कि जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, यहाँ पर बहुत सारी वरीज हैं, वॉर्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो इस वजह से हर एक इंसान यहाँ से बच करके बाहर निकलना चाहता है. सो चार्ली थर्ड लेवल के बारे में सोच रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो वहां पर अपनी इमेजिनेशन में चला गया है एंड दैट्स व्हाई बाय गोइंग देयर ही इज एबल टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट लाइफ. सो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, द थर्ड लेवल इज एन एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ वरी एंड इनसिक्योरिटी. It is an escape from the reality or the unhappy world that is full of fear, war, worry and lack of security. So हमने लिख दिया कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर गया और वो उसके लिए मीडियम ऑफ स्केप इसलिए है क्योंकि वो आज की वरीज से दूर जाना चाहता है. He had always desired to live his life peacefully as his grandfather lived in Galesburg. वो हमेशा अपने ग्रैंडफादर से स्टोरी सुनता रहता था कि उसके ग्रैंडफादर ऐसे जीते थे गेल्सबर्ग में, वैसे जीते थे, इतना हैप्पी टाइम था, तो वो भी उसी हैप्पी टाइम हैप्पी मोमेंट पे जाना चाहता है. राइट, और इसी वजह से वो उस दुनिया में चला गया. चार्ली वॉज सो अपसेट एंड फ्रस्ट्रेटेड विद मॉडर्न लाइफ. चार्ली को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है. और इसीलिए आप देखो यहाँ तक मैंने लिख दिया ना, ये मैंने स्टोरी का रेफरेंस लिया इफ यू सी, और मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स अपने आप ऐड किए हैं.
story's reference, right? फिर thus in his mind he was forever wanted to go back in time where he could find happiness, and it resulted the third level as a realization of his dream. So इसी वजह से हम कह सकते हैं कि उसके दिमाग में उसने ये अभिधारणा, एक सोच, एक थॉट प्रोसेसिंग बना ली थी कि वो हमेशा से ही एक ऐसी जगह पे जाना चाहता है जो पीसफुल हो, क्योंकि उसे दुनियावी जो आपकी ज़िंदगी है, प्रेजेंट लाइफ है, वो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं लगती. सो इस वजह से वो हैप्पीनेस ढूंढने के लिए अपनी इमेजिनेशन में ही कहाँ चला जाता है, गेल्सबर्ग चला जाता है, या उस सेंचुरी में चला जाता है जब उसके दादाजी का टाइम था, वो बहुत खुशहाल टाइम था. सो आप इससे, ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट, जो आपका थर्ड पॉइंट है, उससे आप स्टोरी की एंडिंग कर सकते हो. एंड दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन कि ये रीज़न था, इसी वजह से चार्ली हैप्पीनेस ढूंढने के लिए कहाँ गया, गेल्सबर्ग गया, उस सेंचुरी में जिस समय उसके दादाजी जिया करते थे. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. नाउ वील मूव अहेड एंड विल लुक फॉर अनदर क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ओनली. कह रहा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली. अब सैम का लेटर आया चार्ली के पास, है ना, और सैम का लेटर चार्ली को किस लिए था कि वो भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, और तुम भी उसको ढूंढते रहो, तुम्हें वो एक दिन ज़रूर मिलेगी. सो आपको क्या लगता है, क्या सच में सैम थर्ड लेवल पर पहुंच गया था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक चार्ली अभी भी इस दुनिया से बच करके बाहर निकलना चाहता है, और उसका जो लेटर मिलता है सैम का चार्ली को, वो भी उसकी एक इमेजिनेशन का ही पार्ट है, और शायद एस्केप का ही पार्ट है. सो हम स्टार्ट करेंगे सैम के लेटर से ही स्टार्ट करना शुरू करेंगे. सैम्स लेटर हैड अ ग्रेट रेफरेंस. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे पता चलती है सैम के लेटर से. ये हमने अपने मन से लिख दिया. अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन द स्टोरी द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी, ऐड ऑन करने के लिए, सेंटेंस को बड़ा बनाने के लिए. एंड अ रिजल्ट ऑफ चार्लीज थॉट. सो सैम का जो लेटर है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रेफरेंस भी है, और साथ ही साथ में ये कहीं ना कहीं चार्ली की थॉट्स भी हैं, उसकी इमेजिनेशन ही है. अब आप स्टोरी पे आ जाओगे. ये तो आपका इंट्रो लाइन हो गया, आपने कनेक्ट कर लिया इंट्रो लाइन को. अब आप मेन पॉइंट पे आओ, स्टोरी पे, जो कि मैंने यहाँ तक लिखी है. सैम्स लेटर वॉज फुल ऑफ मिस्ट्री. सैम का लेटर मिस्ट्री से भरा हुआ था. मिस्ट्री लगेगी आपको उसमें. व्हेन चार्ली गॉट इट, जब चार्ली को वो मिला. Thus we get from the truth. अब हमें कहाँ से पता चलता है कि सैम्स का लेटर जो है वो बहुत ही मिस्ट्री भरा है. सुनना, ये लेटर उसको कहाँ से मिला. इट वॉज इनक्लोज द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर एंड डायरेक्टेड टू हिज ग्रैंडफादर. अब देखो यहाँ से हमें पता चलना शुरू होता है कि चार्ली की इमेजिनेशन चल रही है. चार्ली को ये लेटर उसके कहाँ मिलता है, फर्स्ट डे कवर के कलेक्शंस में से, जो कि उसके ग्रैंडफादर उसे करवाया करते थे, राइट. और उसमें यह भी लिखा होता है कि ये लेटर किसके लिए है, उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस का. अच्छा, यूजुअली द फर्स्ट डे कवर्स हैव ब्लैंक पेपर्स. अब फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं, फर्स्ट डे कवर्स में हमेशा ब्लैंक पेपर आपको मिलेगा. एक्चुअली फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब कोई नया नया स्टैम्प निकला होता है तो उसको एक लेटर पे चिपका दिया जाता है, उसके अंदर एक खाली, मतलब एक एनवेलप पे चिपका दिया जाता है, उसके अंदर एक खाली लेटर होता है. तो फर्स्ट डे कवर हमेशा खाली होता है, लेकिन उसमें सैम का लेटर था when Charlie got it, right? So usually the first day cover have blank paper in them, but this one included a letter. अब सोचो, किसी ने उसके फर्स्ट डे कवर्स देखे नहीं, उसके बावजूद चार्ली को अपने आप लगने लगता है कि देखो एक फर्स्ट डे कवर में से एक लेटर ऐसा है जिसमें एक लेटर है जिसमें खाली लेटर ना होने के बजाय लिखा हुआ लेटर है, और वो लेटर सैम का है, और वो किस एड्रेस पर भेजा गया है, उसके दादाजी के एड्रेस पर. दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, नॉट द रियलिटी. And this is a first day cover, so these kinds of envelope carry just a blank letter and should not be opened. और ऐसे जो first day covers होते हैं उनमें खाली ही letters होते हैं, इनको कभी open नहीं किया जाता. And in this letter Charlie got Sam's note. अब ये imagination ही तो है कि चार्ली को उसमें सैम का नोट मिल गया. How is it possible, जिसको कभी सैम ने चेक ही नहीं किया था. और सैम्स नोट और सैम ने उसको क्या बताया, इस लेटर में चार्ली गॉट सैम्स नोट वेयर ही इज मेंशनिंग दैट ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि अभी वो कहाँ रह रहा है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर रह रहा है. ही हैड ऑल्सो स्टेटेड दैट चार्ली एंड हिज वाइफ कीप वेटिंग फॉर द थर्ड लेवल. और उसमें ये भी मेंशन होता है कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों मिलकर के क्या ढूंढते रहो, थर्ड लेवल ढूंढते रहो. तो ये सब एक तरीके से इमेजिनेशन दिखाई गई है चार्ली की. एक्चुअली सैम का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन चार्ली की थॉट समझ में आ रही है कि अभी भी वो इस दुनिया से परेशान है, वो अपनी पास की दुनिया में जाना चाहता है.
आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन गाइस. नाउ दिस कन्फर्म्स, अब देखो यहाँ पे दिस स्टेट्स दैट, दिस कन्फर्म्स दैट, दस वी विल हैव द कंक्लूजन फ्रॉम देयर. अब हमको क्या कंक्लूजन मिलता है? दैट सैम लेटर्स इज एन आउटकम ऑफ चार्लीज कंप्लीट इमेजिनेशन. सैम ने सच में उसको कोई लेटर नहीं लिखा था, बल्कि ये खुद चार्ली की इमेजिनेशन थी. सो आई होप ये भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा आंसर बेटू. बहुत अच्छा रेफरेंस आप यहाँ से निकाल सकते हो, और ये कोई भी इंसान इस तरह की बीमारी से सफ़र कर सकता है. एक्चुअली में दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ जिसमें इंसान लिटरली अपनी प्रेजेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा फेडअप होकर के पास्ट में जाने की कोशिश करता है. और जनरली मैं आप लोग को बताऊँ स्टूडेंट्स कि आज के जो बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं कि वो डिप्रेशन में उल्टी सीधी चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करते हैं या नशा करते हैं, वो अलग अलग टाइप का एडिक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो क्योंकि वो परेशान है इस दुनिया से. अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? कहना है द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस. व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ हैं. हम उससे कैसे बच करके निकल सकते हैं और हम उससे बाहर कैसे आ सकते हैं? हम उससे किस तरीके से कवर कर सकते हैं कि हम चार्ली जैसे सिचुएशन में ना जाए? तो आप पहले तो क्वेश्चन का रेफरेंस दोगे. द वर्ल्ड वेयर वी आर नाउ इज फुल ऑफ इल्यूजन, इनसिक्योरिटी, वॉर, फियर, वरी, टेंशन एंड स्ट्रेस. आप चाहो तो एक दो पॉइंटर्स जैसे मैंने और ऐड किए हैं ना, वर्ड्स आप भी ऐड कर सकते हो, राइट? This is because the world is full of competition and people need to pull each others downward. अब ये मैंने फर्स्ट वाला मतलब एक तरीके से अपने क्वेश्चन का एक रेफरेंस में आंसर लिख दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और क्यों है? शायद इसलिए है कि लोगों के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लोग एक दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं. ये मैंने अपनी इमेजिनेशन से लिखा. आप चाहें तो आप भी ऐड ऑन करके कुछ और भी डिफरेंट लिख सकते हैं. आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज पीपल आर सो मच थॉटफुल नाउ अ डेज एंड दे pointing each and everything on a very serious note, है ना? People think or and they just got depressed. इस तरह के पॉइंट्स आप लिख सकते हो. नाउ अब हम स्टोरी का थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे और अपनी इमेजिनेशन को भी यहाँ पर लेंगे. कह रहा है अब कह रहा है ना कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं. तो डेफिनेटली वी कैन ओवरकम दिस. पीपल कैन ओवरकम दिस बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन यूजफुल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़. भाई आजकल की जो एक्चुअल चीज़ें हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाओ. बहुत सारे फेस्टिव्स होते हैं, उनमें अच्छे से इन्वॉल्व हो जाओ. लोगों से बातचीत करो, 4 लोगों के साथ मिलो, बैठो, डिस्कशंस करो, तो आप खुश रहोगे अपने जीवन में. कुछ नहीं, सोशल वर्क्स करने शुरू कर दो, राइट? सो टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटीज़, जो प्रॉब्लम्स चार्ली जैसी लाइफ में हो रही हैं, चार्ली जैसे पर्सन की लाइफ में हो रही है, हमारी लाइफ में ना हो, तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट वी मस्ट बिलीव दैट बोथ गुड एंड बैड कम आवर वे. हमें पहले अपने दिमाग में एक चीज़, एक हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी कि हर इंसान के साथ अच्छा और बुरा दोनों होता है. Hence we the people want to create equilibrium among professionals, creative पर्सनल्स एंड इकोनॉमिक प्रोविंसेस ऑफ द लाइफ. इसी वजह से हमें ज़िंदगी की हर पड़ाव पर एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पीपल नीड टू स्पेंड अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बी प्रोडक्टिव इन आर्ट, पोइट्री, प्रोज और इन एनहांसिंग देयर हॉबीज़, राइट? अब लोगों को क्या करना चाहिए? उनकी जो आदतें हैं, हॉबीज़ हैं, उसको थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए, अच्छी कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए, पॉजिटिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उन्हें वो काम करना चाहिए. तो वो इस सारे डिप्रेशन से, प्रॉब्लम से, परेशानियों से बाहर आ सकते हैं, राइट? सो दीज the things which a person can do to get out of the problems of his or her life. So अगर आप देखो तो यहाँ पे एक्चुअली में सॉल्यूशन पूछा भी गया था, तो मैंने सॉल्यूशन इसको आंसर में ही दे दिया, तो मुझे अलग से थर्ड पॉइंट का रेफरेंस नहीं लेना पड़ा. मेरा आंसर यहीं पे ही कंप्लीट हो गया, राइट? और अगर आप चाहो सो आप यहाँ पर सीधे सीधे मेंशन कर सकते हो. सो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन बी एबल टू ओवरकम from the problems which are happening in our modern world, and they are just getting a lot of impression on us, right? So I hope this is quite clear to everyone. Now we'll move ahead and look for fourth question. देख रहे हो आप लोग fourth question क्या है? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? Now, do you see an intersection of time and space in the story? क्या आपको सच में किसी तरह का intersection देखने के लिए मिला? मतलब टाइम और स्पेस आपस में क्लैश कर रहे हैं. क्या आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिला? ऑफ कोर्स यस. तो आप यहीं से लिख लोगे, यस सम सिचुएशन इन द स्टोरी शोज अस द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी. ऐसे करके आप पहली लाइन लिख दोगे, तो ये आपकी इंट्रो लाइन हो गई. ये आपने क्वेश्चन से रेफरेंस में ले लिया. सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन द स्टोरी द थर्ड लेवल विच इज रिटन बाय जैक फिनी, हियर वी सी सम ऑफ द सिचुएशंस, सम ऑफ द इवेंट्स विच शोज द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, राइट? तो कौन कौन सा है? पहले तो आपको याद होगा कि चार्ली को थर्ड लेवल मिल जाती है.
फिर चार्ली को सैम का लेटर मिलता है। तो ये 2 इंसिडेंट ही काफ़ी हैं अगर आपको दिखाना हो लोगों को तो। सो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट, द फाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन द प्रेजेंट टाइम वेयर द थर्ड लेवल सर्वाइव्ड। पहले 2 स्टेशन के साथ तीसरी लेवल सर्वाइव करना, जो कि लोग कसम खाते हैं कि वो है ही नहीं। चार्ली ट्राइज टू बाय फॉर, अब दूसरा सिचुएशन क्या मिला? चार्ली गेल्सबर्ग के टिकट्स खरीद रहा था बट फाइंड दैट ही हैज़ करंट डे करेंसी। Charlie opens up the first day cover from his grandfather collection of stamp and assumes it's to be Sam's letter which is supposed to be blank. तो ये 3 रेफरेंसेस आपको ऐसे मिले हैं स्टोरी में जिससे पता चलता है कि भाई ये इंटरसेक्शन चल रहा है टाइम का और स्पेस का। या तो अब उसके दिमाग की वो उपज है, दिमाग की क्रिएशन है, या फिर रियली उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। अब इन सम ऑफ द सिचुएशन Charlie is brought to a parallel world of thought where everything results according to his desire. अब अगर देखो तो चार्ली क्या कर रहा है? वो एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट ही तो कर रहा है। जो उसने कभी सोचा, डिजायर किया, वो उसको अपनी हकीकत जिंदगी में जी रहा है। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ लैप्स, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरसेक्शन विच इज हैपनिंग विद हिम। नाउ पीपल कॉल्ड इट कि ये बीमार है, ये सनक गया है, ये उल्टी सीधी एक्टिविटीज कर रहा है, बट दिस इज हैपनिंग विद हिम। दैट इज अ सीरियस इशू, राइट? एंड दिस इंस्टेंस मेक हिम कम्प्लीटली फुलफिल्ड। और ये सारी चीज़ें वो करके वो खुश रहता है, वो तृप्त रहता है। हाउएवर व्हेन ही एक्सपीरियंसेस द मॉडर्न वर्ल्ड ही बिकम्स टैंगल्ड। लेकिन जब वो मॉडर्न वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है तो फिर वो उलझ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा मेरा वो डिज़ायर, वो ड्रीम। तो वो जब बहुत गहरे ग्रहण चिंतन में होता है, बहुत ज़्यादा थॉटफुल होता है, तब उसको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, अदरवाइज नहीं, राइट? सो सोचते होता नहीं, हमारी ड्रीम की भी स्टेजेस होती हैं। अभी लेटे हो, फिर नींद आएगी, फिर डूबोगे, फिर हल्की सी खिटपिट में उठ जाओगे, फिर और डूबोगे, तब नींद आएगी। तो इस तरह के प्रोसेस हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं। सो जो प्रोसेस हमारा ड्रीम में चलता है, इसका पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ लाइव ड्रीम। काशी लिंदा ये करते हो ना, खिचड़ी पकाते हैं हम लोग जीते जागते, वैसे ही ये एक्चुअली में जी रहा है एक पैरेलल वर्ल्ड। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 5th क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही थॉटफुल क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इसका आंसर बहुत ही परफेक्टली लिख सकते हो। एपरेंट illogicality sometimes turn out to be futuristic projection discussed। now ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कभी कभी बहुत इलॉजिकल चीजें हम लोग सोचते हैं और वो फ्यूचर में सच में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन क्रिएट करती हैं, वो हकीकत बन जाती हैं। कैसे? इसके कुछ इंस्टेंस डिफाइन करो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या आज तक कभी किसी ने ये सोचा था कि कोई मून पर जा सकता है? क्या आज तक कभी किसी ने ये सोचा था कि कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और हम उससे सामने बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे? कोई सोच सकता था कि हम एक दूसरे की बात सुन सकते हैं फ़ोन पर? नॉट पॉसिबल। हम लोग फ़ोन पे होते हैं तभी भी हमें लगता है हम अपनी मदर फादर के बहुत करीब हैं, अपने रिलेटिव्स के बहुत करीब हैं, बाय जस्ट कनेक्टिंग वाया कॉल। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द काइंड ऑफ इलॉजिकल पॉइंट्स जो कभी किसी के दिमाग में आए थे, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा बोला भी रॉन्ग है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आज वो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुके। किसी ने सोचा था कि कोई हवाओं में उड़ेगा, बट पीपल आर डूइंग नाउ। सो आंसर क्या होगा इसका? इंडीड। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस का थोड़ा सा ओवरव्यू लूंगी। इंडीड, अब इस पर मैं फोकस कर रही हूँ। एपरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन। And this is true. I am just emphasizing it. Yeah, this is true. आप ऐसे भी लिख सकते हो. Yes, of course, this is true. That apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. How? Sometimes what appears to at a point in time often turn out to be a reality tomorrow or in the future. क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि हम सोच रहे हैं, वो कभी कभी फ्यूचर में हकीकत बन जाती हैं। किसी ने सोचा था कि कैंसर जैसी बीमारी का इलाज मिल सकता है, आज मिल गया। किसी ने सोचा था कि किसी का हाथ या पैर कट जाएगा, उसकी पूरी पूरी बॉडी को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, आज हो रहा है। लोगों के पूरे पूरे फेस ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ पॉइंट विच हैज़ बीन देयर इन समवन्स माइंड एंड नाउ इट इज जस्ट कन्वर्टिंग इनटू रियलिटी, गाइस। सो दिस हैज़ यूजुअली बीन द ट्रेंड विद साइंटिफिक डिस्कवरीज। अब यही वजह है कि साइंस इतनी सारी डिस्कवरीज ले आता है हर साल। No one could have tried to accept that man could fly before the Wright brothers invented the airplane। अब ये मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, आप चाहो तो जो भी आपको एग्जाम्पल्स याद आ रहे हो आप ले सकते हो। इट वॉज एन इलॉजिकल थॉट। पहले लोगों को लगता था क्या ज़मीन में गुरुत्वाकर्षण बल होता है और कोई इसके अगेंस्ट कैसे उड़ सकता है, लेकिन देखो राइट ब्रदर्स ने कर दी इन्वेंशन, उड़ लिए हम लोग,
है ना, इट लेटर बिकम्स एन एक्चुअलिटी, हकीकत बन गई। सिमिलरली द बेसलेस थॉट ऑफ कम्युनिकेटिंग टू पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज बाय ग्राहम बेल मेड हिम इन्वेंट द टेलीफोन। इलॉजिकल थॉट्स कन्वर्टेड इनटू रियल टाइम इन्वेंशंस आर पॉसिबल ड्यू टू टाइम, एफर्ट, पेशेंस, हार्ड वर्क एंड रिसोर्सेज। सो everything can be done if you have something in your thought, everything can be done। हर चीज हो सकती है अगर आपने अपने दिमाग में सोच ली तो। Got it? Now we'll move ahead and we'll look for last question, and this is the sixth question I would say. One more question we have after this. So sixth question, after that we'll do seventh question also. Can I philately? This is what? This is collection of stamps. Philately helps keep the past alive. Stamp collection कभी कभी हमें हमारे पास से connected रखता है, राइट। डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन, और किस किस तरीके से हम लोग अपने पास्ट से कनेक्टेड रह सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? इंसान की कितनी क्षमता हो सकती है, या क्या मतलब क्या चल रहा होता है उनके बीच में कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे कनेक्टेड रखते हैं। हम लोग के साथ भी तो होता है ना, पास्ट की कुछ मेमोरीज होती हैं और फ्यूचर के बारे में लोग सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट जी हम लोग प्रेजेंट में ही रहे होते हैं। सो कैसे इसको इंटरकनेक्ट करोगे आप, वो पूछा गया यहाँ पे। तो पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका कनेक्शन लेंगे दैट अपार्ट फ्रॉम फिलेटली देयर आर सो मेनी वेज। तो ये पहले हम लोगों ने क्वेश्चन का रेफरेंस ले लिया। तो हम चाहें तो उस तरीके से भी रेफरेंस ले सकते हैं। इन द चैप्टर द थर्ड लेवल विच इज रिटन बाय जैक फिनी, वी हैव सीन दैट चार्ली हैड a kind of, you can say, collection of stamp which is known as philately, and there are so many other ways by which we can connect with our past as just like Charlie, right? How? Let us see. तो ये सब आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये मैं आपको एक पॉइंट्स दे रही हूँ जो आप मेंशन कर सकते हो। नाउ होल्डिंग पास्ट ऑल्सो मीन्स प्रोटेक्टिंग द मेमोरीज। अगर आप पास्ट को पकड़े हुए हो दैट मीन्स आप पास्ट की मेमोरीज को जुटाना चाहते हो, रखना चाहते हो, विच कैन बी प्रिजर्व्ड इन न्यूमरस वेज। अब अलग अलग तरीके से लोग उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। फिलेटली इज कलेक्टिंग ऑफ स्टैम्प्स दैट ट्रांसपोर्ट अस इनटू आवर एक्चुअल पास्ट, जो हमें पास्ट में ले जाती है। इन द सेम वे देयर आर डिफरेंट पीपल जो अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं, जैसे आई ऑल्सो हैव अ कलेक्शन ऑफ मेंटेनिंग फोटो डायरीज। पुराने फोटोज मैं लोगों के रखती हूँ जो मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कनेक्टेड हैं, राइट, to keep incidents recorded. Some people would also safely preserve letters, gifts and coins, and this also I do. मैं गिफ्ट्स कलेक्शन का मुझे शौक है। मेरे को अगर कोई गिफ्ट देता है तो मैं उसे यूज़ नहीं करती, मैं उसे सेव करके रख लेती हूँ, मुझे याद लगती है वो। इवन आई हैव सम चॉकलेट रैपर्स ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो विच इज़ गिवन टू मी बाय माई स्टूडेंट्स ऑन टीचर्स डे। सो वो भी मेरे पास अभी तक हैं, ऑल्दो कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या बेकार का काम है। एंड माई मदर्स सेज टू मी कि अपने दहेज में ले जाना इसको, क्या कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है। बट आई जस्ट लव दिस, आई डोंट नो वाई, बट मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्रिएटिविटी, आप उसको ऐड कर सकते हो कि अलग अलग लोगों को अलग अलग शौक होते हैं, है ना। सो इन द मॉडर्न वर्ल्ड एज द टाइम फ्लाइज एंड टेक्नोलॉजी गेट्स डेवलप इन द पीपल्स लाइफ, अब जैसे जैसे दुनिया एडवांस हो रही है, लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को अपने पास सजो के रखते हैं। जैसे लोग वीडियोज़ को रख लेते हैं, है ना, और फिर क्या रख लेते हैं, पिक्चर्स रख लेते हैं। सो ये उनकी हॉबी है, मतलब ये वो काम करते हैं और इससे वो पास्ट को सेव रख पाते हैं, राइट। अब इससे हमें ह्यूमन टेंडेंसी का क्या पता चलता है? द एबिलिटी टू बी इन बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल गिफ्ट। ये इंसान का बहुत ज़बरदस्त शानदार गिफ्ट है जो भगवान ने हम लोगों को दिया है कि हम सबको इंटरवीन करके रखते हैं, इंटरकनेक्टेड रखते हैं। कैसे? इट इज़ गुड टू मेक मिस्टेक्स इन आवर पास्ट। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, अपनी गलतियों से सीखो, अपने प्रेजेंट पे अप्लाई करो और अपने टुमारो को शानदार बनाओ। सो दिस इज द थिंग जिससे हम हमारे तीनों चीज़ों को इंटरकनेक्टेड रख सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंट है, राइट, ये हमारे पास्ट से सीखेगा और फ्यूचर को अच्छा बनाएगा। और ये बहुत बड़ी कहावत भी है जो आप लोगों ने सुनी होगी। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। और वैसे अगर आप लोग चाहो तो आप अपना भी कोई थॉट प्रोसेसिंग लिख सकते हो जो आप लोग सोचते हो, दैट इज द बेस्ट, right? Now we'll move ahead and we'll look for another question, and this is the 7th one. बहुत प्यारा question है ये भी, NCERT बुक का ही है। Can you have read Adventure by जयंत नार्लिकर in Hornbill class 9? अब क्लास 11th में एक स्टोरी थी एडवेंचर, जयंत नार्लिकर ने लिखी थी, हॉर्नबिल में लिखी हुई है ये, राइट। सो इसका कनेक्शन पूछा गया है स्टोरी से, थर्ड लेवल से। तो आपको पता है उसमें भी इमेजिनेशन, एक जीती जागती इमेजिनेशन को दिखाया गया और इसमें भी। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का रेफरेंस लूँगी स्टार्टिंग में, इंट्रो में, फिर मैं दोनों स्टोरीज के रेफरेंसेस लूँगी और फिर मैं कंक्लूजन लूँगी। तो देखो कैसे। इन बोथ स्टोरीज रियलिटी एंड फैंटेसीज आर इंटरवोवन, जुड़ी हुई हैं।
Jayant Nalikal's adventures is a complete narration of what happens to a person when his life is stuck between two worlds, that is imagination and present. तो कभी कभी जब एक इंसान कोमा में चला जाता है ना, तो वो दो जिंदगियां जी रहा होता है, फंस गई होती है, जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ होता है. एक उसकी इमेजिनेशन में चीज़ें चल रही होती हैं और एक हकीकत में चीज़ें हो रही होती हैं, राइट. प्रोफेसर गायतोंडे इज सो, अब ये किसकी स्टोरी है, ये जयंत नालिकर की स्टोरी है, एडवेंचर. प्रोफेसर गायतोंडे इज सो एनग्रॉस्ड इन कॉन्सेप्ट ऑफ, अब ये हिस्ट्री टीचर है और वो इतना ज़्यादा बैटल ऑफ पानीपत में डूब गया कि वो वहीं पहुंच गए, राइट. कि वो विजुअलाइज करने लगते हैं दैट की चीज़ें उनके सामने हो रही हैं ड्यूरिंग द एक्सीडेंट. जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उनको लगता है ये सब उनके सामने हो रहा है. ही रादर इमेजिन्स इट टू बी अ chaotic बैटल ऑफ पानीपत एंड मोल्ड्स इट इन अ वे दैट ही विश्ड. अब ये होता है, हमको लगता है कि अगर हम पास्ट में होते तो हम चीज़ों को इस तरीके से बदल देते, और वो जब एक्सीडेंट होता है तो उनको वो सारी चीज़ें सामने दिख रही होती हैं कि बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है, वो बैटल ऑफ पानीपत की पूरी हिस्ट्री को ही चेंज कर देते हैं. सो इट इज़ लाइक उनकी इमेजिनेशन कुछ और थी, उन्होंने फैक्ट्स कुछ और पढ़े थे और वो दोनों को जोड़ दे रहे हैं. फिर इन द सेम वे चार्ली इन द थर्ड लेवल कंप्लीटली इंडल्ज हिमसेल्फ इन द थॉट्स ऑफ गिल्सबर्ग. अब चार्ली प्रेजेंट में ही है लेकिन वो डूब गया है पास्ट के थॉट्स में, जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, प्रेजेंट में नहीं है बट पास्ट में है. तभी वो गिल्सबर्ग चला जाता है जो उसके दादाजी उसको कहानियों में सुनाया करते थे. सो ही अज्यूम्स द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड लेवल विच कुड हेल्प हिम रीच द लैंड ऑफ हिज फैंटेसीज गिल्सबर्ग. सो इस चीज़ को सोचने पर वो एक चीज़ कर सकता है, वो खुशियों में जा सकता है, वो खुशियाँ अपने अंदर ला सकता है. दैट इज इट. दे बोथ वर अनसेटिस्फाइड. अगर आप देखो तो दोनों ही आपको अनसेटिस्फाइड लगेंगे विद द रियलिटी, है ना. वो उस फैक्ट से खुश नहीं है जो बैटल ऑफ पानीपत में हुआ, और यहाँ पर चार्ली किस चीज़ से खुश नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड से. सो विद द प्रेजेंट दे बोथ आर अनहैप्पी, है ना, सिनेरियो, एंड डेस्परेटली वांटेड टू चेंज इट. और सब दोनों ही चाहते हैं कि वो अपने अपने पास्ट को चेंज कर दें. दस बोथ स्टोरीज प्रेजेंट फैंटेसी एज वेल एज रियलिटी. सो दोनों में ही हम लोग को एक प्रेजेंट की फैंटेसी दिखाई गई है और ये हकीकत भी कहीं ना कहीं है कि जिंदा है लेकिन ज़िंदगी में कुछ इमेजिन कर रहे हैं. सो दिस इज़ लाइक अमेजिंग थिंग विच इज़ डन बाय ह्यूमन ओनली. और ऐसा होता है कई सारे लोगों के साथ, हकीकत में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ऑल्दो दिस इज़ अ स्टोरी. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स. बट जाते जाते मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, राइट. मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू have something in your imagination which you want to fulfill? कोई इमेजिनेशन, कोई डिजायर होगी आपकी जो आप फुलफिल करना चाहते हो, है ना. और फिर उसके बाद आपने आंसर करना है वाई. अगर ऐसी कोई डिज़ायर, ऐसी कोई विश है आपकी तो क्यों है, आप क्यों चाहते हो ऐसा, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आफ्टर द वीडियो बताओगे. सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस ग्रेट सेशन. आई होप कि आप लोग को छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और जो मैंने पॉइंटर्स आपको बताएं कि कैसे आप अपने लॉन्ग आंसर्स को करेक्ट करोगे, इट वुड हेल्प यू अ लॉट. बेस्ट बाय एवरीवन, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल. अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स लेकर के आइए. थैंक यू.